नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और जनहित टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर आगे बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई तो मानो जैसे सांप और नेवले की लड़ाई जैसी हो गई है। कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है, फिर चाहे इस जंग में कितने लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस को अपनी ठसक दिखानी है और यूक्रेन ये संदेश देना चाहता है कि देखन छोटा लगे, घात करे गंभीर। कई सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया जानना चाह रही है, जैसे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, यूक्रेन से रूस क्या चाहता है, क्यों दो पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है, जिसके चलते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इतने खफा हो गए कि उन्होंने यूक्रेन पर मिसाइल दागना शुरू कर दिया। तो चलिए आपको समझाते हैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई की असली क्रोनोलॉजी। तो कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1991 से, जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य का विघटन हुआ और उसी दिन रूस और यूक्रेन एक ही दिन एक स्वतंत्र गणराज्य के तौर पर वजूद में आए। साथ ही यूएसएसआर के विघटन से रूस और यूक्रेन को मिलाकर कुल 15 नए देश बने थे। बता दें कि 1991 से पहले सोवियत रूस दुनिया की दो ध्रुवीय व्यवस्था में साम्यवादी ब्लॉक का नेतृत्व करता था और अमेरिका से इसका जबरदस्त कंपटीशन था। तब सोवियत रूस और अमेरिका के बीच ऐसी कट्टर टक्कर थी कि कई बार ये दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आ गए थे। आपको बता दें कि 1945 से लेकर 1991 के इस दौर को दुनिया शीत युद्ध के नाम से जानती है, लेकिन इस रेस में पूंजीवादी अमेरिका हमेशा विजयी रहा और उसका परिणाम 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर के विघटन था, जिसके बाद से अमेरिका खुद को सर्वशक्तिमान के तौर पर देखने लगा। 1991 में खून की घूंट पीकर चुप रहा रूस। जब यूएसएसआर 1991 में कई हिस्सों में बंटा तो रूसियों ने इस घटनाक्रम को अपमान की घूंट की तरह पिया, क्योंकि यूएसएसआर में शामिल हो रहे 15 रिपब्लिक देशों की अगुवाई रूसी गणराज्य ही कर रहा था और रूस को ये बात काफ़ी अखर रही थी। उस वक्त रूस की हालत काफ़ी कमज़ोर थी, उसे ना चाहते हुए भी अपने साम्राज्य का पतन बर्दाश्त करना पड़ा। इधर यूएसएसआर के विघटन के बाद भी अमेरिका रूस को दबाता रहा। अमेरिका ने सैन्य संगठन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए यूएसएसआर से अलग हुए देशों को चारा डालना शुरू कर दिया और इन देशों को अपने प्रभाव में लेने लगा। कूटनीति का अखाड़ा बना नाटो। दरअसल जब 1991 में यूएसएसआर से अलग होकर 15 देश बने थे, तब से ही विश्व स्तर पर अलग तरह का ही बवाल चल रहा था। जिसमें 15 देश बने थे उसमें आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लात्विया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान शामिल थे। और 2004 में इन 15 देशों में से 3 देश लात्विया, लिथुआनिया और इस्टोनिया नाटो के सदस्य बन गए। इसका मतलब ये था कि अमेरिका अब रूस की गर्दन पर पहुंच चुका था। बता दें कि नाटो देशों के बीच ये समझौता है कि अगर नाटो के किसी एक देश पर भी हमला होता है तो उसे नाटो के सभी सदस्य अपने ऊपर हमला मानेंगे और अपनी मिली जुली सैन्य शक्ति से उसका जवाब देंगे। बता दें कि नाटो में अभी 30 देश हैं। इस तरह से नाटो के जरिए अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी थी। नाटो का सदस्य बनना चाहता है यूक्रेन, पुतिन को कतई मंजूर नहीं। बता दें कि यूक्रेन और रूस की सीमाएं आपस में मिलती हैं। यूक्रेन भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं रूस से डर भी था और खतरा भी। इसलिए यूक्रेन अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिका से मांग करने लगा कि उसे भी नाटो का सदस्य बनाया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस कदम से पुतिन बेहद चिढ़ गए और उन्होंने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी और यहीं से शुरुआत हुई उस जंग की जिसकी तबाही की तस्वीरें इस वक्त दुनिया को डरा रही हैं। और यूक्रेन के साथ रूस के टेंशन की एक वजह यह भी है कि जब नाटो की आड़ में अमेरिका पूर्वी यूरोप में अभी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था तो पुतिन भी चुप नहीं बैठे। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि अगर उनका वश चले तो वो यूएसएसआर के विघटन को पलट कर रख ले। बता दें कि रूस की राजनीति में पुतिन की एंट्री साल 1999 में होती है। इसके बाद से वे 2000 में राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद से ही वे 1991 की कथित ऐतिहासिक गलती को सुधारने में लगे हुए हैं। आज पुतिन ने जो रणनीतिक कदम उठाया है, 2008 में भी पुतिन ने वैसा ही किया था।
उन्होंने यूएसएसआर के अंग रहे जॉर्जिया के 2 राज्यों को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी और वहां अपना सैन्य अड्डा बना लिया था। फिर इसके बाद 2014 में पुतिन ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया काला सागर में स्थित एक क्षेत्र है और यह यूक्रेन और रूस दोनों के करीब है। यहाँ काफी आबादी रूसी भाषा बोलती है। यूक्रेन देश अलग देश है, लेकिन रूसी संस्कृति का व्यापक प्रभाव है। क्रीमिया पर रूसी कब्जे ने अमेरिका और नाटो को टेंशन में डाल दिया। अमेरिका को समझ में आ गया था कि अगर रूस को ना रोका गया तो यूक्रेन का स्वतंत्र अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। इसलिए यूक्रेन को नाटो में मिलाने की कोशिशें होने लगी, लेकिन पुतिन इसका विरोध कर रहे थे। दरअसल यूक्रेन की आबादी में रूस का व्यापक प्रभाव है और यहाँ हर 5 में से 1 व्यक्ति रूसी भाषा बोलता है। यहाँ पर रूस का सांस्कृतिक प्रभाव है। अगर यूक्रेन के पूर्व के हिस्से की बात करें तो यहाँ के लोग अपने आप को रूस के करीबी समझते हैं, जबकि पश्चिम के लोग खुद को यूरोप से नजदीक मानते हैं। लुहांस्क और डोनेट्स्क को संप्रभु देश की दी मान्यता देकर पुतिन ने बता दिए इरादे। राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही यूक्रेन के 2 प्रदेशों लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी। ये दोनों प्रदेश यूक्रेन के इसी पूर्वी इलाके में स्थित हैं। यहाँ पर रूस अपनी रणनीति के तहत अलगाववादी ताकतों को हवा देता है और खुलेआम प्रदेश को इतिहास और भूगोल का हवाला देते हुए रूस के ऐतिहासिक गणराज्य का हिस्सा बताता है। इसी रणनीति पर काम करते हुए पुतिन ने 21 फरवरी को यूक्रेन के 2 अशांत क्षेत्रों को संप्रभु राष्ट्र की मान्यता दे दी थी और इसके बाद युद्ध की तैयारियों में जुट गया था। पुतिन के इस कदम के साथ ही दुनिया को रूस के अगले कदम का अंदाजा हो गया था। पुतिन ने धीरे धीरे अपनी सेना को इन दोनों प्रदेशों की ओर रवाना कर दिया। यहाँ ये दिलचस्प है कि यूक्रेन पर हमले को रूस कब्जा नहीं मानता। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन के लोगों को यूक्रेनी अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाहता है। फिर उसके बाद जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।